हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। इस वीडियो को जो है हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में जो है हम आयनिक कंपाउंड्स तक पढ़ेंगे और इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और एक और बात कि अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए। ठीक है। इस चैप्टर के इस वीडियो के नीचे जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उनके लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाके जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है? मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, मीन्स इनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? शाइनिंग होती है। ठीक है। एवरी मेटल है शाइनिंग सरफेस कॉल्ड लस्टर। ठीक है। मेलिएबल। मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। सम मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थीन शीट। ठीक है। तो मेलिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसे मेटल्स जिनको पीट पीट कर शीट बनाया जा सके उसे हम कहते हैं मेलिएबल। ठीक है। जैसे कि गोल्ड। गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉ इनटू थिन वायर। मतलब ऐसे मेटल्स जिनको जो है घींच कर है ना लंबे लंबे वायर से बनाए जा सके, पतले पतले वायर से बनाया जा सके, उसे हम कहते हैं डक्टाइल। है ना। तो डक्टाइल क्या है? मेटल की प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर जो है एक मोस्ट डक्टाइल मेटल का नाम लिखा गया है जो विच इज गोल्ड। गोल्ड क्या है? मोस्ट डक्टाइल मेटल है। ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी डाउन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मीन्स 1 ग्राम सोने से जो है हम लगभग जो है 2 किलोमीटर लेंथ का वायर, 2 किलोमीटर लेंथ का जो है वायर को हम बना सकते हैं गोल्ड से। तो देख लो कितना इंटरेस्टिंग बात है इसमें। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। जनरली मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो मेटल्स की क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। मतलब मेटल्स जनरली तो हाई होता है, मेटल्स का जो है जनरली जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बट गैलियम एंड सेजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? वेरी लो होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। these two metals will melt even we kept them on palm। मतलब हम अपने हाथ पर भी अगर इसको रख दे गैलियम एंड सीजियम को तो ये क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना कम रहती है। ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। और आगे क्या है? कंडक्टिविटी। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब कि ये जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं एंड हीट भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है। अब आगे चलिए। आगे क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनैरिटी। सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है? दोज मेटल that produces sound on striking a hard surface are called sonority। ठीक है। तो सोनोरिटी क्या है? मेटल की प्रॉपर्टी है। हमने देखा है ना कि जब भी हम मेटल को गिरा देते हैं या हम अपने घरों में देखा होगा कि जब हम बर्तनों को गिरा देते हैं तो आवाज सी आती है ना। तो उसी को हम कहते हैं सोनोरिटी। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल क्या होता है? जनरली हार्ड होता है। हमें सबको पता है, हम सबको पता है कि मेटल जो हार्ड होता है। अब कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि जिंक, कॉपर, है ना, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने एक फोटो के जरिए भी मैंने दिखाने की कोशिश किया मेटल्स को। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेटल्स के जो है मेटल को जो है हम डिफरेंट डिफरेंट साइज, शेप एंड साइज में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पर बॉल जैसा है ना, ये सिलेंड्रिकल बना दिया गया है मेटल को। ठीक है। और यहाँ पर ये गोल्ड। गोल्ड तो सबको ही दिख जाएगा दूर से ही, है ना। तो ये कुछ मेटल्स के नाम मैंने लिख दिए। आई होप समझ में आया होगा। और इतना ही जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चलिए पढ़ते हैं।
क्या वैसे एक बात अगर याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊं, तो जैसे कि हमने जहाँ मेटल्स में पढ़ा है ना, जो भी हमने मेटल्स में पढ़ा वहां पर हमें सिर्फ नो 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 लगा देना, ठीक है। जैसे कि वहां पर हमने क्या पढ़ा था मेटल्स के केस में कि मेटल्स आर हार्ड, तो यहाँ पर लिख देंगे मेटल्स आर नॉट हार्ड, है ना। यहाँ पर लिखा भी है दे आर जनरली सॉफ्ट। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब डायमंड जो है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। और क्या है, और है दे आर गुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या होता है कि नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ मेटल के केस में हमने क्या पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो यहाँ पर हमें लगा देंगे कि नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देख रहे हो ना, हमें सिर्फ नो 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 लगा देना। जैसा हमने मेटल्स में पढ़ा, तो जो प्रॉपर्टीज मेटल्स में पढ़ा वही नॉन मेटल्स में हम क्या कर देंगे, सिर्फ नो लगा देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पर यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, क्या कि ग्रेफाइट जो होता है इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता नहीं कि ग्रेफाइट जो हम पेंसिल का जो वो नोक होता है वो जो है किसका बना हुआ रहता है, ग्रेफाइट का बना हुआ था, इसलिए तो जो है पेंसिल से भी जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो जाती है ना। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखा होगा जहाँ पर क्या होता है कि पेंसिल से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। तो पेंसिल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है, क्योंकि वो जो पेंसिल का जो निब होता है वो किससे बना हुआ रहता है, ग्रेफाइट का बना हुआ। तो और ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दे आर नॉट जनरली मेलिएबल डक्टाइल एंड सोनोरस, ठीक है। ये मेलिएबल डक्टाइल एंड सोनोरस नहीं होते, और दे हैव रफ सरफेस इंस्टीड ऑफ स्मूथ सरफेस। मेटल्स के स्मूथ सरफेस थे, इसके क्या है, रफ सरफेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, आयोडीन का केस दिया हुआ। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज ए लस्ट्रस। देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि नॉन मेटल्स आर हैव रफ सरफेस, बट आयोडीन आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है तो उसे तो रफ सरफेस होना चाहिए, बट ये क्या है, लस्ट्रस है, मीन्स स्मूथ सरफेस है ना। तो यहाँ पर एक और एक्सेप्शन हमें मिल गया कि आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट दे हैव स्मूथ सरफेस, ठीक है। चलिए और आगे क्या है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, लो होता है। तो नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। जब हम किसी मेटल का रिएक्शन एयर के साथ करते हैं तो क्या होता है, जरा उसको देख लेते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं विच इज एयर, तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कॉपर लिया हुआ है, कॉपर का जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया गया है तो क्या बना है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और उसी तरीके से एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल है उसका रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ किया गया है तो Al2O3 मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, है ना। मतलब यहाँ पर अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो है अलग अलग जो मेटल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्टिविटी शो करते हैं, है ना। तो उसी को जो है मैंने दिखाने की कोशिश किया। यहाँ पर क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना। उसके बारे में जरा देखते हैं। क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल, जैसा कि अभी ऊपर भी लिखा हुआ था कि सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, है ना। दे कैच फायर्स इफ बी कैप ओपन इन एयर। जब हम इसको हवा में ऐसे छोड़ देते हैं तो सोडियम एंड पोटेशियम में जो है आग पकड़ लेती है ना, आग लग जाता है उनमें। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, है ना। कैरोसिन ऑयल में डुबाकर रखते हैं ताकि ये जो है एयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली ना आए और इनमें आग ना पकड़ ले, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम एंड पोटेशियम को जो है हम कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं।
तो केरोसिन ऑयल में इसलिए रखते हैं क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये हवा के साथ रिएक्शन करके जो है इनमें जो है आग पकड़ लेता है, इसी वजह से जो है हम सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैग्नीशियम पर। मैग्नीशियम जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। कहाँ पर, अपने सरफेस पे, है ना। इसमें किसी प्रकार का आग नहीं लगता। इस पर क्या होता है, मैग्नीशियम का रिएक्शन जब एयर के साथ करते हैं तो मैग्नीशियम के जो सरफेस होता है उसके ऊपर जो है ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि क्या है, लो रिएक्टिव मेटल है। ये जो है हवा के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। मेटल ऑक्साइड का जो है रिएक्शन करने वाले हैं हम एसिड के साथ। चलिए देखते हैं क्या है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट मिलता है एंड वाटर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो है एक मेटल ऑक्साइड हो गया, HCl जो है वो एक एसिड हो गया, तो क्या बन गया, CuCl2, कॉपर क्लोराइड का यहाँ पर सॉल्ट मिल गया और यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जब भी हम किसी मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। और ये लॉजिकली भी है कि मेटल का ऑक्साइड मैंने दूसरे चैप्टर में यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में सिखाया था कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं एंड नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के, है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेटल ऑक्साइड क्या, एक बेसिक हो गया, ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो ये एसिड एंड बेस का रिएक्शन नहीं हो गया, और एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता था, सॉल्ट प्लस वाटर बनता था। तो वहीं पर यहाँ पर भी यही है कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा। अब आगे क्या है ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल के ऐसे ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हो और बेस की तरह भी बिहेव करते हो, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जरा पढ़ लेते हैं। दोज मेटल्स ऑक्साइड्स दैट बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, है ना। वही मैंने लिखा है कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हो एंड बेस की तरह भी बिहेव करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल क्या हो गया, Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये कभी कभी एसिड की तरह भी बिहेव करता है और कभी कभी ये बेस की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो Al2O3 का रिएक्शन जब हम HCl के साथ करते हैं तो क्या मिलता है हमें, AlCl3 प्लस H2O, है ना। तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, ये बेस की तरह यूज किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है HCl एसिड है तो ये बेस की तरह ही तो काम करेगा। चलिए अब क्या है, Al2O3, अब यहाँ पर बेस ले लिया गया है तो ये यहाँ पर क्या किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर एसिड की तरह काम करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। ठीक है, और यहाँ पर जो है वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ना कि किस तरीके से जो है एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है एंड बेस की तरह भी बिहेव करता है। ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, और जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये था पूरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble in water but sodium and potassium oxides are soluble in water to form alkali solution। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो insoluble in water, पानी में जो होते हैं वो insoluble होते हैं, मीन्स पानी में वो घुलते नहीं है। पर यहाँ पर जो सोडियम है एंड पोटेशियम ऑक्साइड है ये भी तो एक मेटल है ना। तो ये जो मेटल के ऑक्साइड है ये एक्सेप्शन है, जनरली ऐसा होता नहीं है कि मेटल का ऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल हो वाटर में। पर ये जो सोडियम एंड पोटेशियम है के जो ऑक्साइड है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबल होते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, ये अल्कली सॉल्यूशन, मतलब एक बेस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर Na2O मीन सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम H2O यानी कि वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ पर जो है NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है K2O मीन पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है।
ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा मेटल का रिएक्शन एयर के साथ, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मतलब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई सबसे पहले आप फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को नहीं लिख पाएंगे। ये चीज मैं एसिड बेसेज एंड सॉल्ट में भी कह रहा था कि आपको जो है इस तरीके की जो मैं ग्रीन डब्बे में बना देता हूँ उनको जरूर से जरूर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमें रिएक्शन को लिखने में आसानी होती है। और बहुत सारे बच्चे को जो है केमिस्ट्री में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि वो जो है इनको याद ही नहीं करते। अब ये एक तरीके का मैथ की इक्वेशन है, जैसे कि आपको मैथ का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसी तरीके से जो है केमिस्ट्री में अगर आपको ये चीजें याद नहीं होंगी तो आप रिएक्शन को नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीजें मैं लिखता हूँ इन चीजों को याद कर लिया करो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए, जब भी हम किसी मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम किसी मेटल ऑक्साइड का, यहाँ पर मेटल का रिएक्शन हो रहा था वाटर के साथ, यहाँ क्या हो रहा है, मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है। जब हम मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, चलिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, पोटेशियम लिया गया है, पोटेशियम को जो है वाटर के अंदर डाल दिया गया है, तो क्या बन गया, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है वाटर का फॉर्मेशन हो गया, मीन्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर जो मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये जो मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बन रहा है, फिर ये मेटल ऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसको जो है मैंने दो स्टेप में दिखा है, बट एनसीईआरटी की बुक में जो है डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, और डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा दिया गया है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बट मैं जो हूँ इसको जो है तोड़ के समझाने की कोशिश किया हूँ कि सबसे पहले जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ किया जाता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, फिर मेटल ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब जाके मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पर पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसी तरीके से सोडियम का रिएक्शन जो है जब हम वाटर के साथ करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक बेस है, और H2 हाइड्रोजन गैस बनता है, और यहाँ पर भी जो है बहुत सारा हीट निकलता है। अब मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ, किसी चीज को देखो या ना देखो पर नोट को जरूर देखा करो। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं जरा, क्या है नोट। नोट में लिखा हुआ है सोडियम पोटेशियम रिएक्ट्स violently with cold water and this reaction is exothermic in nature। ठीक है, ये जो पोटेशियम एंड सोडियम होता है वो कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी के साथ रिएक्शन शो करते हैं, और ये जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है, और प्लस क्या है कि ये जो होता है एक्जोथर्मिक नेचर का होता है, मीन्स इसमें से जो है हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब हम यहाँ पर सोडियम मेटल को, ये रहा पानी, और पानी के अंदर जो है सोडियम मेटल को डाला गया है। ठीक है, तो ये जो सोडियम मेटल को डाला गया है तो देखिए यहाँ पर जो है आग तक पकड़ लिया है। क्यों आग पकड़ लिया, क्योंकि ये क्या है, एक्जोथर्मिक नेचर का है। ठीक है, तो जब जब भी हम किसी सोडियम को या पोटेशियम को पानी के अंदर डालते हैं तो उसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है, और ये आग क्यों पकड़ता है, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है ना। ये एयर के साथ भी ऐसा हो रहा था, एयर में क्या हो रहा था, जब भी हम सोडियम को या पोटेशियम को हवा में रखते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव, इसी वजह से तो हम इनको जो है कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। कैरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी तेल में हम इसको रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, है ना। अब देखिए हर एक मेटल का जो है, अलग अलग मेटल का जो है मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने सोडियम एंड पोटेशियम का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ। ठीक है, तो वो जो है बहुत ही तेजी से रिएक्शन कर रहे थे, है ना, और एक्जोथर्मिक नेचर के थे। अब जरा कैल्शियम को देखते हैं कि जब कैल्शियम को जो है वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कैल्शियम जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, उसका जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड
H2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा नोट देख लेते हैं क्या है। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज नॉट मच वायलेंट एज सोडियम एंड पोटेशियम। मीन्स कहना क्या चाह रहा है ये कि जिस तरीके से सोडियम एंड पोटेशियम जो है रिएक्शन करते हैं तेजी से, उस तरीके से ये रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन react with water because hydrogen gas produced in this reaction get stick with the surface of calcium। ये क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी वाटर के साथ कैल्शियम का रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले कैल्शियम का जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ सोडियम एंड पोटेशियम की तरह उतना तेज नहीं होता। ठीक है, पहली बात हो गया। दूसरा क्या है कि जब हम कैल्शियम को वाटर के अंदर डालते हैं तो कैल्शियम जो है फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। ऐसा क्यों तैर करता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस देख रहे हो ना, जब भी हम किसी मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है वो कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाता है, जिसके कारण जो है ये फ्लोट करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम जो है वो उसको जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो फ्लोट क्यों करने लगता है। तो फ्लोट इसलिए करने लगता है क्योंकि उसके सरफेस पे जो है हाइड्रोजन चिपकना चालू हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अभी तक कैल्शियम सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे थे, पर ये मैग्नीशियम कहता है कि मैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करूंगा, मैं किसके साथ रिएक्शन करूंगा, हॉट वाटर के साथ। ठीक है, एंड फ्लोट इन वाटर, ये भी जो है कैल्शियम की तरह जो है पानी में जो है तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पर भी जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है एज ए प्रोडक्ट वो इनके सरफेस पे चिपकने लगते हैं। इस वजह से मैग्नीशियम भी जो है वाटर में फ्लोट करता है। चलिए आगे क्या है, एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट ईदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। एल्यूमिनियम जिंक आयरन ये ना ही तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो फिर ये किस वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करते हैं, हॉट वेपर्स के साथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए एक बार और मैं समराइज करना चाहता हूं कि बेसिकली जो है इन मेटल्स का जो है वाटर के साथ रिएक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, और एक और चीज मैं इस स्लाइड को दिखाने का मेरा मकसद ये भी है कि आप जो है मेटल्स को देख सके कि ये मेटल्स जो है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब दिखते कैसे। ठीक है, तो देखिए क्या है, पोटेशियम जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है एंड कैल्शियम सोडियम जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है ना, इसकी सरफेस थोड़ी स्मूथ है। ठीक, तो देखिए मैंने क्या बताया था, पोटेशियम एंड सोडियम जो है रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ, हो गया। अच्छा आगे देखिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, बताया था। और एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक ये किसके साथ रिएक्शन करता है, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम वाले में थोड़ा गलती हो गया, मैग्नीशियम वाले में मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता है ना। तो कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ सिर्फ कैल्शियम रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, देख लीजिए। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, अभी तक अब हमने क्या देखा एक बार और देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा मेटल का रिएक्शन जो है किस तरीके से एयर के साथ किया जाता है, मेटल का रिएक्शन किस तरीके से वाटर के साथ किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि मेटल का रिएक्शन किस तरीके से एसिड के साथ होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है, तो मेटल का रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करते हैं तो सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम का रिएक्शन जब हम HCl के साथ करते हैं तो ये देखिए MgCl2 जो कि सॉल्ट है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक और केस लिया गया है, एक और एग्जांपल लिया गया है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब हम HCl के साथ करते हैं तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पर एक नोट है, जरा उस नोट को देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये नोट। हाइड्रोजन गैस डज नॉट प्रोड्यूस इन HNO3 बिकॉज इट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। हाइड्रो देखिए ये क्या कह रहा है, अभी तक हमने क्या लिया है, ये एसिड लिया है HCl लिया है, या आप इसकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते थे तो भी यही प्रोडक्ट हमें मिलता, ठीक है। लेकिन HNO3 जो कि ये भी एक एसिड है ना, तो ये जो एसिड है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को जो है ऑक्सीडाइज कर देता है। मीन्स जो रिएक्शन में जो एज ए प्रोडक्ट जो है मुझे हाइड्रोजन गैस मिला है, वो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। किससे ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये नाइट्रिक एसिड द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। मीन्स नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3 जो है हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके जो है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस वजह से जो है जब हम किसी मेटल का HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता। तो इस नोट का मतलब यही है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन का गैस, हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो H2O बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल गया। तो मैंने बताया भी था चैप्टर 2 में, इवन चैप्टर 1 में भी बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब किसी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, है ना। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो ऑक्सीडेशन करवाया किसने, ऑक्सीडेशन जो है नाइट्रिक एसिड HNO3 ने करवाया है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को देखा होगा बहुत ही ध्यान से, तो वहां पर मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन में मैंने सिखाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। मीन्स अगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप पहला चैप्टर एंड दूसरा चैप्टर अच्छे से वीडियो को देखते हो तो ज्यादातर जो रिएक्शन है चैप्टर नंबर 3 की वो अपने आप ही याद हो जाएगा, समझ गए। तो पहला चैप्टर एंड दूसरा चैप्टर को ध्यान से देखिए मेरी वीडियो को, और उसका जो है अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए। ये चीजें एक दिन में याद नहीं होंगी, आप इसको लिखोगे बार बार इसको पढ़ोगे, है ना, तब ये जाके जो है आपकी मेमोरी में बैठेगी, ठीक है। आप सोच रहे हो कि एक बार में पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको जो है बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको जो ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। आई होप कि आप जो है ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। चलिए क्या है, अब इसको देख लेते हैं। वहां पर क्या सीखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि एक मेटल होता है दूसरे मेटल को जो है डिस्प्लेस कर देता है, तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। यहाँ पर देखिए आयरन है, आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ हो रहा है, तो आयरन सल्फेट और यहाँ पर कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आयरन जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू कॉपर। इस वजह से जो है यहाँ पर जो है कॉपर आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन जो है कॉपर की जगह ले लिया और यहाँ से कॉपर को हटा दिया, ठीक है। और मैंने नोट में भी इस चीज को लिखा है कि ये क्या है, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए, और मैंने जब चैप्टर नंबर 1 बता रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो कौन मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है या कौन लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तभी तो हम किसी रिएक्शन को कर पाएंगे ना। मान लो कि ये लो रिएक्टिव मेटल होता है और ये हाई रिएक्टिव मेटल होता, तब तो ये डिस्प्लेस नहीं होता। क्यों भाई, डिस्प्लेस वही कर पाएगा ना जो ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब लो वाला ज्यादा को कैसे डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो वहां पर मैंने बताया था कि जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहां पर हम रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे, वहां पर जो है इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और अच्छे से हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज जो है इसको जो है समझेंगे पूरे अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसी कारण जो है इसका जो कलर है क्या है, इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, इसका जो कलर है वो क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। बताया था ना कि इसका कलर जो है ब्लू से जो है व्हाइट कलर का हो जाता है ना। तो क्यों हो जाता है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है,
रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है हम एलिमेंट को जो है अरेंज करते हैं, और उसी अरेंजमेंट को जो है हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन नाम लिखा हुआ है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और क्या है? हाइड्रोजन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। और इसके मैंने सिंबल्स भी इधर लिख दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है इनको जो है इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे इनका जो है रिएक्टिविटी का जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगेगा। ठीक है, मतलब रिएक्टिविटी जो है इनकी रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो कम होने लगी है ना। और यहाँ पर जो मैंने बॉक्सेज में कुछ बनाए हैं उसका क्या मतलब है, जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम तक जो है ये सारे जो मेटल्स हैं वो क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। मीन्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, ये किसी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए जिंक, आयरन, लेड है ना। जिंक, आयरन, लेड जो है वो क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट है ना। मीन्स ये नहीं तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ना ही तो ये लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये मीडियम कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और हाइड्रोजन के जो नीचे होता है मीन्स कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। मीन्स ये सबसे कम रिएक्शन शो करते हैं। और इस वजह से जो है हमने अभी जो पढ़ा भी था क्या कि सिल्वर एंड गोल्ड जो है, सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो एयर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्शन शो करते? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव एलिमेंट हैं। ठीक है, अब इनको अगर हम याद कर ले तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैं या रिएक्टिविटी का ऑर्डर वाले क्वेश्चन है उनको हम आसानी से जो है कर सकते हैं, है ना। तो इनको याद करने का मैंने जो है एक निमोनिक्स बनाया है। ठीक है, तो देखिए निमोनिक्स क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। इस निमोनिक्स के थ्रू जो है हम सारे के सारे एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, जरा देखिए। केदार, केदार में के क्या हो गया? पोटेशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाथ, नाथ में आपको Na लेना है तो यहाँ से सोडियम हो जाएगा। के आप ऐसा मान लीजिए कि के फॉर कैल्शियम, वैसे होता है Ca, पर आप मान लीजिए ना याद करने के पर्पज से कि के फॉर कैल्शियम। ठीक है, Ma से आप मैग्नीशियम को याद कर लीजिए। आलू Al होता है ना, तो आप वहां से जो है एल्यूमिनियम याद कर लीजिए। जरा से आप Zn जिंक याद कर लीजिए। फीके से आप Fe याद कर लीजिए, आयरन। पकाता, पकाता से आप क्या याद कर सकते हो? लिड को याद कर सकते हो, Pb को, है ना। है से क्या हो जाएगा? है से हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन से कॉपर हो जाएगा, और है से क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। एंड आगे, आगे से क्या हो जाएगा? Ag मीन्स सिल्वर हो जाएगा। एंड AO मतलब आओ से क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है रिएक्टिविटी सीरीज को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आप एक दो बार इसको निमोनिक्स को पढ़ोगे, देखोगे तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा। एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर याद रहेगा तो वेरी बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, आप याद कर लेना इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। ठीक है, किस तरीके से मेटल जो है नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा पूरे को एक बार समराइज कर लेते हैं। क्या हमने पढ़ा? मेटल का रिएक्शन हमने एयर के साथ देखा, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ देखा, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ देखा। अब क्या हम देखने वाले हैं? मेटल का रिएक्शन हम नॉन मेटल्स के साथ देखने वाले। मीन्स मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता? मेटल्स कौन होते हैं भैया? जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी को हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। और नॉन मेटल्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो इनका रिएक्शन करने पर क्या होता है जरा उनको देख लेते हैं। उनको देखने से पहले जो है जरा
एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है या इंटरेस्टिंग सी चीज है, जरा उसको जरा देखते हैं। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। एटॉमिक मास कितना होता है? 23। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं पूछूं कि सोडियम के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कितना बताओगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। अब बोलोगे 11 कैसे? हमने जो है नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम का उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11 हो गए। उसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 हो गए। ये भी हमने सीखा था कि किसी एटम में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ऐसा क्यों होता है? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बराबर नहीं हुए तो चार्ज आ जाएगा ना बॉडी पर, और चार्ज आ जाएगा बॉडी पर तो हमें करंट लगने लगेगा। पर हमें एक्चुअली रियल में करंट लगता है क्या? नहीं लगता। इसका सिंपल सा मतलब है कि जितना पॉजिटिव होंगे उतना ही नेगेटिव होंगे, तभी तो ये दूसरे को जो है न्यूट्रल कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है बराबर होते हैं किसी भी एटम में। अच्छा, अब जरा देखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर नाइन्थ क्लास में जब आप पढ़ा होगा तो वहां पर इस चीज को सीखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे किसी भी एटम का। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 281, है ना, 281 हो गया। अच्छा, अब जरा क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो इसमें पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए तो कितना बताओगे? 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 17। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये हो जाता है 287। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए तो ये सोडियम एक मेटल है एंड क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक नॉन मेटल है। जब मैं इस मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा? जब मैं किसी मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा मेरा? NaCl में बन जाएगा, है ना। मतलब ये NaCl बना कैसे, उसके बारे में जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए, सोडियम क्या है? अब सोडियम का जरा स्टेबिलिटी की तरफ देखते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो ये 28 बन जाएगा। 28 मतलब स्टेबल। अब बोलोगे ये स्टेबल कैसे हो गया? तो हमने नाइन्थ क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि जिस एटम के लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 8 होते हैं तो वो एटम जो है स्टेबल होता है ना। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो दो ही सेल तो बचेंगे, 2 एंड 8 वाला, तो 8 आ गया, है ना। 8 आ गया तो ये जो एटम है वो स्टेबल हो जाएगा। उसी तरीके से क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। अब यहाँ पर 7 है ना। अब 7 है तो या तो आप इसको जो है 8 कर दीजिए, है ना, 8 करके जो है 3 सेल बना दीजिए, या इस सेल को ही हटा दीजिए तो यहाँ पर 28 बन जाएगा, है ना, जो कि स्टेबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, सोडियम पर आते हैं वापस। ये रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बताइए कि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा कि गेन करना चाहेगा? देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो यहाँ 28 हो जाएगा जो कि स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट ऑर्बिट है अब वो दूसरा बन जाएगा, मीन्स दूसरा सेल 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। पर यहाँ पर जो है, और दूसरा तरीका क्या है कि ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। पर एक सोचने वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना आसान होता है? जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान होगा एज कम्पेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बराबर, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। समझ, आई होप कि आप जो है मेरी बातों को समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। इस वजह से जो है यहाँ पर सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और लॉस करने के कारण जो है ये Na+ में आ गया। अब ये बोलोगे कि Na+ कैसे आ गया? अब जरा ध्यान से देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम, सॉरी, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 11।
अब ये एक इलेक्ट्रॉन चले गए, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मेरे उतना ही बचेगा ना, 11 ही, 11 ही बचे, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी गया था मेरा, इलेक्ट्रॉन गया था, इलेक्ट्रॉन गया था तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 बन गए और यहाँ पर 11 बन गए। अब प्लस का 11 माइनस का 10 करोगे तो प्लस का 1 ही तो बनेगा, तो इस वजह से जो है यहाँ पर सोडियम पे +1 चार्ज आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, क्लोरीन पर आते हैं जरा, ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन को देखिए, इसको जो है आउटर मोस्ट सेल को जो है 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। अब बात ये आता है कि 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, है ना। अब यहाँ पर भी वही बात है कि 7 इलेक्ट्रॉन को जो है रिमूव करना मुश्किल है और एक इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट कराना आसान है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज होगा, क्या करेगा ये क्लोरीन जो है रिलीज ना करके एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा Cl-, Cl- जैसे ही बना तो ये बन गया Cl-। अब फिर बात आएगी कि ये Cl- जो है नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया इसके ऊपर, है ना। तो जरा देखिए क्या था, उसके पास जो है पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे 17। अब उसने जो है सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने बन गए 18, है ना। पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बचे, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो भाई मेरे 17 ही बचे, 17 ही बचे, तो माइनस का 18 और प्लस का 17 कितना बचा, माइनस का एक ही तो बचा, है ना। माइनस का 18 में प्लस करोगे 17 तो माइनस का 1 ही तो बचेगा, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रोसीजर होता है। तो सोडियम ने जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और ये क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये Na+ में चला जाएगा एंड Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर Na+ एंड Cl-, यहाँ पर प्लस से माइनस है तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक कंपाउंड बना लेंगे जिसका नाम क्या है NaCl, मीन्स कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कॉमन सॉल्ट का मीन्स NaCl का जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो एक डायग्राम के थ्रू दिखाया भी गया है कि सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था, लॉस करके जो क्लोरीन एटम को दे दिया है, और ये क्लोरीन एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये Cl- Na+ में आ गया। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ के ये NaCl का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कोई भी मेटल जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इनकी जो है प्रैक्टिस कर लेना आप 2 से 3 बार, है ना, तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए समझते हैं पहले क्या है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तभी तो स्टेबल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, तो यहाँ पर 28 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये किसी का सवाल नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकला, भाई अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और बच गए ना, तो वो स्टेबल कहाँ हुआ, तो स्टेबल नहीं हुआ तो आप दोनों इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो इस वजह से यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी तो ये आउटर मोस्ट सेल 8 बनेगा, तभी तो हम कहेंगे कि स्टेबल है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि वो एटम स्टेबल होता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुझे 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसका 2-8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका नाम क्या है मैग्नीशियम कैटायन, ठीक है। उसी तरीके से क्लोरीन को देखिए 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया मीन्स 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो मैग्नीशियम का जो है एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो Cl- बन जाएगा, ठीक है। तब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया। अब देखिए अब मैग्नीशियम के पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, तो यहाँ पर 2 Cl में बट जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ये इस Cl को और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे देगा, तो यहाँ पर जो है क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसने इसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो Cl- आ जाएगा,
और क्योंकि 2 SSCl थे तो यहाँ पर 2 लगा देंगे ब्रैकेट में, है ना। तो इस तरीके से जो है फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन जो है सोडियम के फॉर्म में भी पूछ सकता था, NaCl, जो कि NCERT में गिवन है क्या कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जो कि ये रहा। मैंने बताने की भी कोशिश किया थोड़ा बहुत, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब क्या अभी तक, हाँ एक और चीज बताना रह गया, मैं ये नोट तो मैंने पढ़ा ही नहीं। नोट में देखिए, नोट में क्या है, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। मतलब आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और ये जो कंपाउंड बनता है वो हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। अब देखिए मैग्नीशियम क्या एक मेटल है, एंड Cl क्या है एक नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल मेटल हुए ना। आगे देखिए जरा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल एंड Cl जो है क्या है, नॉन मेटल है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जो NaCl है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, मीन्स नमक जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जब भी हम किसी मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होता है, मीन्स यहाँ पर जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये पूरा जो है आयनिक कंपाउंड के बारे में था, ठीक है। अब क्या करने वाले, अब हम करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, और यहीं पर जो है हम चैप्टर को एंड करेंगे। और इसका जो जो नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसको जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर मीन्स ये आयनिक कंपाउंड होते कैसे, तो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सॉलिड, मीन्स सॉलिड होते हैं एंड हार्ड होते हैं। हार्ड होते समझ ही गए हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये हार्ड होते क्यों हैं, तो ये हार्ड इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। मैंने बताया था ना कि वहाँ कैटायन एंड एनायन बनता है। देखिए आप फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर Mg2+, कैटायन किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसपे प्लस चार्ज हो उसे हम कैटायन कहते हैं। और एनायन किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम एनायन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एनायन एंड कैटायन बन रहा है ना। तो आयनिक कंपाउंड में क्या बनता है, कैटायन एंड एनायन बनता है। कंप्लीट ऑफ ट्रांसफर से जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये कंपाउंड जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, ठीक है। तो वही चीजें लिखा हुआ है कि ये जो हार्ड होते हैं इसलिए क्योंकि इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, इस वजह से जो है ये क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट जो मैंने बताया कि ये हार्ड क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देख लेना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है ना। क्यों होती है, वही रीजन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन आयंस, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में जो है, मींस कैटायन एंड एनायन के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो आसानी से सेपरेट नहीं हो पाते। इस वजह से जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनकी क्या होती है, हाई होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब किसी के साथ किस तरीके से घुलते हैं, वो क्या है, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल एंड कैरोसिन। ये पेट्रोल एंड कैरोसिन में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, बट वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल। अब सॉल्युबल इनसॉल्युबल तो पता होगा ना, सॉल्युबल का मतलब जो सॉल्वेंट में घुल जाए उसे हम कहते हैं सॉल्युबल, और जो सॉल्वेंट में ना घुले उसे हम कहते हैं इनसॉल्युबल। तो पानी में जो है आयनिक कंपाउंड, अरे यार सिंपल सा है ना, आपने देखा होगा पानी में जब हम नमक को डालते हैं तो नमक घुल जाता है,
क्यों घुल जाता है? क्योंकि नमक जो है एक आयनिक कंपाउंड है ना। अभी हमने जो है आयनिक कंपाउंड NaCl का फॉर्मेशन देखा तो था। ये जो अभी मैंने बताया था कि जो NaCl है वो एक आयनिक कंपाउंड है, इस वजह से तो भाई नमक जो है पानी में घुल जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जरा देख लेते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन मोल्टन या एक्वस फॉर्म, है ना। ये एक्वस फॉर्म या मोल्टन फॉर्म है। अब कोई किसी को डाउट आया होगा कि ये मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म क्या होता है। मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म मतलब इस तरीके से समझो कि किसी भी सॉल्ट में जो है आपने जो है पानी या कुछ लिक्विड मिला दिया हो, या जिस आपने जो है आयनिक कंपाउंड को जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हो, तो उसे हम कहते हैं मोल्टन, है ना। जैसे कि नमक, नमक में पानी मिला दिया तो जो सॉल्यूशन बन गया उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कह देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये होता है मोल्टन फॉर्म। ठीक है, चलिए अब ये बात आता है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होता है क्योंकि ये क्या फॉर्म करते हैं, आयंस फॉर्म करते हैं, है ना। देखिए NaCl जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि जो NaCl है, देखिए जरा फिर से देखिए, ये जो NaCl है जब ये किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो ये Na प्लस एंड Cl माइनस में टूट जाता है। तो सॉल्यूशन में क्या आ गया, बेसिकली सॉल्यूशन में जो है आयंस आ गए ना। अब ये आयंस के कारण ही जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को जो है मैंने सेकंड चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट में बताया था कि HCl यानी कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं, उसका भी रीजन यही था क्योंकि ये जो है आयंस देते हैं सॉल्यूशन में, है ना। HCl का हमने वहां पर केस देखा था जहां पर क्या H प्लस एंड Cl माइनस आयंस देते थे ना, इस वजह से जो है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो पा रही थी ना। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, पर यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ, दे आर बैड कंडक्टर। ये भाई इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते, पर किस केस में, इन सॉलिड स्टेट में, है ना। अगर ये सॉलिड स्टेट में हुए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पर अगर ये मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में हुए तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई पहला पार्ट जो है यहाँ पर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा, पूरे कॉन्सेप्ट को जो है मैंने समझाने में जो है आपकी हेल्प किया होगा। ठीक, तो अगर अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।